तो ये जब सारी चीजें होगा हम लोग आज प्रियम्बल पढ़ेंगे और जहां जरूरत पड़ेगा मीन्स जैसे चीजों को, तो ये जब सारी चीजें होगा मौलिक कर्तव्यों को भी आपके सामने लेके आए। ये आपको एक केस दे देगा और उद्देशिका में समाहित आपको दिख जाएगा पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, वही उद्देशिका प्रस्ताव की बात। नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में मतलब सामान्य अध्ययन आज से शुरू होगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में क्या होगा, हम लोग आज प्रियम्बल पढ़ेंगे। इसमें जितने क्वेश्चंस बनते हैं प्रियम्बल से वो सारा करेंगे। साथ ही इसके क्या कॉन्सेप्ट है, लक्ष्मीकांत में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको भी करेंगे। लेकिन अभी हमें पीटी ओरिएंटेड करना है और जहां जरूरत पड़ेगा मेंस जैसे चीजों को वहां पर गाइड कर दूंगा कि मेंस में काम आएगा। ये चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक काम सारा किस में आएगा, यूपी पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है। अभी बीपीएससी होने वाला 13 सितंबर को, फिर अक्टूबर में यूपीपीएससी का होगा। तो जितने भी स्टेट पीसीएस के होंगे उस सारे में काम आएगा। तो जितने जितने दोस्त हैं आप लोग सारे शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा क्योंकि पीडीएफ वहीं जाएगा। जो भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर यहाँ किया हुआ रहेगा और यहाँ से देखने के बाद आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं इसको। तो समझिए पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल क्या है। ये बोला बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये क्या है, यही तो स्रोत है। स्रोत कौन सा है, स्रोत है ये सोर्स। बी द पीपल ऑफ इंडिया किसको है, ये जो संविधान दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है, ये भारत के लोगों द्वारा। ये कोई एक व्यक्ति नहीं बना रहा है, ये भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। तो ये सोर्स कौन है इसका, हम भारत के लोग सभी। इसमें क्या कर रहा है कि इसका नेचर कैसा है। तो सोर्स देख लिया हमने, नेचर देखो। नेचर क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज है। ये सारा क्या है, हमारा नेचर है। ये नेचर को सारा आप लिखोगे कि ये प्रियम्बल का नेचर क्या है, तो ये है इसका नेचर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। ये समझ गए। अब बोलोगे भाई इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बताओ, इसका क्या है उद्देश्य। न्याय की बात करता है, किस तरह, कितने तरह के न्याय, 3 तरह की न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर बात करता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने तरह की स्वतंत्रता की बात करता है, ये 5 तरह की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है, समझिए। साथ ही साथ क्या करता है कि यहाँ पर समता भी होना चाहिए। और जब समता होगा तो क्या क्या समता होगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, आपको 2 तरह की समता की बात कर रहा है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देखिए गरिमा को लेकर बहुत आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो बात सुप्रीम कोर्ट बार बार इसी बात की तो बात करता है। हर व्यक्ति की गरिमा है, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाया देगा। तो अब समझो जो नेचर है हमारा, पहले तो सोर्स कौन सा है, हम भारत के लोग। नेचर क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणराज। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेचर हो गया। और नेचर जब हो गया तो ऑब्जेक्टिव भी कुछ है। भाई कोई चीज बनाते हैं हम तो उसका कोई उद्देश्य तो तय करते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि समाज में हमें एक न्याय स्थापित करना है, स्वतंत्रता स्थापित करना है, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, व्यक्ति की गरिमा बना रहे। और ये सब कैसे बनेगा, वहां पर बंधुता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व की भाव होना चाहिए। तो ये जब सारी चीजें होगा तो वही इतना होने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, तो कब अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये मैं बता दूं, अब क्वेश्चन आ जाए कि 26 नवंबर 1949 को क्या पूरे संविधान को अपना लिया गया था, तो नहीं, इसके कुछ भाग को अपनाया गया था। कुछ भाग को अपनाया गया था, कुछ भाग को अपनाया गया था। भाग को अपनाया, ठीक है। यही पर बोल रहा क्या, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। आत्मार्पित हम अब खुद में समाहित कर रहे हैं, इसको अंगीकृत भी कर रहे हैं। हम भारत के लोग ही हैं। ये हम सोर्स कौन सा है, हम भारत के लोग ही है। और हम ही लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम भारत के लोग मिलकर इस चीज को बना रहे हैं। और ये सारे नियम जो बना है उसको हम ही फॉलो करेंगे।
समझ गए? ये कितना बड़ा चीज है। अब ये चीज को अगर समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ा काम का चीज है, एक हम मौलिक कर्तव्यों को भी आपके सामने लेके आए, इसका हम बात करेंगे आगे जब आएगा इसका टर्म। अब एक क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग, अभी हम लोग क्या किए थे, इसको हमने क्या बोला है, ये सोर्स है, हमने इसको सोर्स बोला था, स्रोत बोला था, स्रोत बोला था, हमने इसको क्या बोला, स्रोत है बोला था। ये क्या बोला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज, ये क्या बोला था हमने, हमने क्या बोला, इसका नेचर है, ठीक है। फिर हमने बोला बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, हमने 3 तरह का क्या उद्देश्य बताया था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रता हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। वही लाइन को उठा के क्वेश्चन बनाया, आप समझो इस चीज को, कराने के लिए तथा सब में व्याप्त व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के ये दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज मतलब क्या, जो डेट हमने नीचे दिया था वो पूरा लाइन लिख के पूरा आपके सामने ये रख दिया है प्रियम्बल, और फिर डेट आपको बोल रहा है कि कब हम इस चीज को अपनाए थे। देख लो, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, तो कब अपनाया था। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, अपनाया था। इस चीज को आपको याद रखना है। और हमने पूरी तरह अपनाया था कब, 24 जनवरी 1950 को। क्यों ऐसा किया, जब हम पहली बार झंडा फहराए थे, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, 30 में, तो हमने 30 में पहली बार झंडा फहराया था, इसमें हम लोग ने डिसाइड किया था। आपने पढ़ा होगा नेहरू रिपोर्ट में एक संविधान का खाका उसी समय से हमने खींचना शुरू किया था, याद होगा तो। जब याद होगा, नहीं याद होगा तो हम लोग इसकी बात करेंगे आगे, अभी नहीं। तो ये चीज को ध्यान रख लीजिए। अब इतना समझने के बाद एक चीज समझना जो जरूरी है, इसमें एक चीज जो समझना जरूरी है कि भाई संविधान आखिर हमने अधिनियमित तो पहली बार जो हुआ, भले ही आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया, लेकिन पूरी रूप से हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। लेकिन जो समझने वाली बात है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ये क्या बोल रहा है, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी की बात करा, हमने बोला क्या 26 नवंबर 49, ये क्या था, आंशिक हमने अपनाया था, आंशिक रूप से, ठीक है। यहां पर क्या था, पूर्णता हमने अपनाया था संविधान को। तो हमने ये क्या बोल रहा है कि संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्रियम्बल आपने पढ़ा है, क्या वास्तविक में 1950 में ऐसा ही था, इसमें से कौन सा है जो फॉलो करता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज, क्या ऐसा था, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, इसमें समझना क्या है कि जब संविधान लागू हुआ था, जब ये प्रियम्बल पहली बार 1949 में आया था, उस समय जो 3 चीजें हैं, देखो कौन सी 3 चीजें, देखो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 चीज जो था मूल प्रस्तावना में नहीं था, प्रस्तावना में नहीं था। मतलब क्या कहने का मतलब है, जब जब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को, देखो क्या है कि देखो 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हुई थी,
उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चेयरमैन घोषित किया गया था, ठीक है। फिर उनका चुनाव हुआ अस्थायी वाले को, तो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं, चेयर करते हैं, और 13 दिसंबर को देश का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं, और इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है या अपना लिया जाता है, ठीक है, पारित कर दिया जाता है संविधान सभा से। लेकिन उस समय ये तीनों शब्द उसमें नहीं थे, क्या थे, तो उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी नहीं था, अंत निरपेक्ष नहीं था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये था। ये जब पोर्शन देखोगे, देखो मैं दिखाता हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, लेकिन लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो इसमें हमने जोड़ दिया समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, जो मूलतः नहीं था, इसको हम जोड़े थे। बाद में जो हम बताते हैं, इसको जो जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में, संविधान संशोधन। देखो 1976 ईयर भी याद रखो, इस समय इसको जोड़ा गया था। तो कहने का मतलब क्या है, इस 76 के पहले तक ये तीन शब्द हमारे प्रियम्बल में नहीं था। तब बात आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, बात तो क्वेश्चन ये भी आता है, क्वेश्चन आता है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। लो देखो, पेरुवाड़ी केस हुआ था, पेरुवाड़ी वाद 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, भैया ये संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये है क्या, हमारे संविधान बनाने वालों के लिए उसके मस्तिष्क की एक कुंजी है, इसे हम समझ सकते हैं, एक कुंजी है, क्या है, कुंजी है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, कुंजी है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। कुंजी किसका है, हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ठीक है। तो इसमें तो बोल दिया नहीं। फिर आया बात केशवानंदवाद 1973, देख लो, इसको इसलिए याद रखो कि सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, 13 जजों की पीठ थी। क्वेश्चन पूछता है कि केशवानंदवाद में कितने जजों की पीठ थी, नहीं तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, कौन से ऐसे वाद है जिसमें सबसे ज्यादा संवैधानिक पीठ में जजों की सबसे ज्यादा संख्या वाले संवैधानिक पीठ, तो केशवानंदवाद था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो मना कर दिया, लेकिन इसमें क्या बोला कि मैं एक मूल ढांचा का संकल्पना दिया, मूल ढांचा की संकल्पना, और साथ ही क्या बोला कि ये क्या है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, भाग है, इसमें बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गया। फिर जब जाइएगा एसआर बम्बई, वाद, अब ये क्या है ना, इसमें क्या बोला कि हाँ भाई, इसमें भी ये क्या है, इस बात को रिपीट किया, भाग है, समझे इस बात को। फिर एक केस आता है LIC ऑफ इंडिया 1995 में, एक क्या आया था मुंबई 1994 में। ईयर इसलिए याद रखो क्योंकि ईयर से बहुत क्वेश्चन बनता है, ये आपको एक केस दे देगा और ईयर से मिलान करने दे देगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मुंबई हमने कब पढ़ा, 1960 में, ये 1973 में, मुंबई कब है 1994 में, LIC 1995 में। एक केस में सब में बोला कि भाग है, क्या बोला, भाग है। एकमात्र केस जो था बेरुवाड़ी जो 1960 में था, इसमें बोला संविधान का भाग नहीं है। तो संविधान का भाग नहीं है तो 1973 में बोल दिया संविधान का भाग है पहली बार। फिर उसके 2 साल बाद 3 साल बाद क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट हो गया, एक सी बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट करके क्या जोड़ दिया, बोला कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को हम जोड़ देते। ये चीज समझ में आ गया। जो वर्तमान स्वरूप है प्रियम्बल का, वो
42nd अमेंडमेंट के बाद जो बना है, इन जोड़ने के बाद वो दिखता है हमें, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? अब क्वेश्चन से आप पकड़ लो। लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ठीक है, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, हम इसको ऐसे काटेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, बिल्कुल था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष था, नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, ठीक है। तो एक कट गया हमारा। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, खत्म हो गया। तो हमारे पास आंसर कौन सा बच गया? सिर्फ ये बच गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, एक चीज से सारा क्वेश्चन नहीं कर लिया तो तुम बताओ मुझे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? अभी क्या बोल रहा है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत, जो संविधान बना है, जो संविधान बनाया गया है, उसमें तो संविधान सभा के सदस्य बनाए होंगे, और संविधान सभा के सदस्य अगर बनाए होंगे तो किस विचार से बनाए होंगे? वो तो बोलते हैं, देखिए क्या है कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर तो खुद बोलते हैं कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। साफ साफ बोलते हैं, उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोलते हैं। और के मुंशी तो बोलते हैं कि ये क्या है, ये सीधे बोलता है कि भैया हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य की जो है व्यवस्था, इसका जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली, समझ गए? तो एक तरह से अगर एक लाइन में याद रखना है तो के मुंशी के नाम से, क्योंकि कोर्ट्स पूछता है कि किसका कोर्ट, तो आप याद रखना बढ़िया से। ये जो है जन्म कुंडली कौन कहा है उद्देशिका को? तो के मुंशी का है। तो अपने और विचारों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? उद्देशिका को बोला है, किसने कहा है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है, ध्यान रखिएगा। और के मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे। अब देखो पीछे का क्वेश्चन था। अब देखो इसमें क्या है, मूल अधिकार में क्या है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम बात करेंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। जब हम एक ऐसा चीज है, ये कहोगे ना, देखो इसको ऐसे अगर कह दे हम, इसमें अगर हम एक कर दें और एक कर दें और एक कर दें, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट हो जाएगा, टीपीएसपी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? देखो ऐसा कर लो, टीपीएसपी बड़ा लिखो, क्योंकि इसमें कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा है। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारा का सारा क्या है? उद्देशिका में ही समाहित है, आपको दिख जाएगा। मैं बोल रहा हूं उद्देशिका में क्या बोला, अब मैं प्रूफ इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप कहीं फंसो नहीं। मैं बोल रहा हूं डीपीएसपी 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सरकार काम करेगा, एक काम वो बोलता है, और वृद्धजनों के लिए या जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसके शिक्षा के लिए काम करेगा। मतलब मूलतः लोक कल्याणकारी कार्य करना है तो डीपीएसपी के जरिए जा रहा है। तो डीपीएसपी के जरिए जा रहा है तो भाई साहब ये बताओ मुझे, अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूं, कहां गया, मैं अगर ये बोल रहा हूं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, तो सामाजिक और आर्थिक तो हमें कहां से मिल रहा है? डीपीएसपी दे रहा है हमको। समाज में कैसे अपना अस्तित्व को बढ़ाए रखना है, कैसे हमारी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करना है, सामाजिक और आर्थिक हमको डीपीएसपी पूरा कर रहा है। और जब राजनीतिक की बात आ रही है तो हमें फंडामेंटल राइट पूरा कर दे रहा है, आपको अधिकार दे रहा है, आपको मौलिक अधिकार है, वो राजनीतिक अधिकार है आपका। और आगे जाएंगे तो आपको पढ़ेगा राजनीतिक अधिकार में आपको वोट देने का राइट है, कहीं भी घूमने का राइट है। तो फंडामेंटल राइट में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो शामिल करेंगे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है। अब आगे चलोगे, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, यहाँ बंधुत्व दिख रहा है। बंधुत्व जब देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कि बंधुत्व होना चाहिए, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा के आह्वान किए जाने पर आ जाना चाहिए। हाँ देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना होना चाहिए, मतलब बंधुत्व होना चाहिए। तो भाई ये तीनों चीज दिख गया कि नहीं? मैंने बोला कि देशिका में तीनों चीजों है, तीनों चीज है, तो आपको समझ में आ गया। अब ये समझ में आया कि नहीं आपको?
अभी समझ में आ गया कि नहीं? हमने ये दिखा दिया। जब ये दिखा दिया तो इसका मतलब क्या है कि सबसे परफेक्ट आंसर हमारा उद्देशिका है। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय? अब जब हमने शुरू में करवाया था, जब प्रियम्बल आपको करवा रहे थे, तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि 3 तरह का न्याय है, 5 तरह का स्वतंत्रता है, 2 तरह के प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, भातृत्व एक है। अब देखिए 3 अब 3 5 2 1 हमारा 1 आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखो ये दोनों जो था हमें डीपीएसपी मिल रहा था, ये हमें कहाँ मिल रहा है? फंडामेंटल राइट में। ये हमें कहाँ मिल रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो मिल तो रहा है ये ना, तो हम एक चीज हो गया। तो अब 5 तरह के क्या बोला था हमने? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, 5 हो गया आपका। आय और प्रतिष्ठा की समानता और बंधुत्व, ये हो गया कि नहीं क्लियर? तो हमने साफ साफ एक क्वेश्चन पीछे कहीं से समझ में आ गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? जो आपने पढ़ा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। देखो 2 चीज ध्यान रखना, एक 1976 के पहले का चीजें अलग थी, 1976 में ऐड हो गया, तो वो सारा सीक्वेंस आपको याद रखना है। जब ये करोगे तो आप देखो कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। तो हम क्या बोले कि पहले हमारा क्या था? सोवरेन सिटी था, फिर सोशलिस्ट था, समाजवादी, फिर क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष आया। तो धर्म निरपेक्ष भी कहीं कहीं दिखेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। फिर क्या है? लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज। फिर देखो कि कौन सा मैच कर रहा है। देखो पहला मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा में ये गलत हो गया, ये पहले होना चाहिए था, जनवादी बाद में होगा। जनवादी एक्चुअली इसके जगह पर अगर ये लिखा होता तो ज्यादा अच्छा था, लोकतंत्रात्मक, तब ये ज्यादा सही होता। लेकिन ये भी जनवादी कहीं ना कहीं इस चीज का दे रहा है कि हाँ ये जनता की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये आंसर सिर्फ मैच कर रहा है इस सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, प्रियम्बल में ऐसा ही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? देखो पीछे वाला ही क्वेश्चन है, जब उसको करोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। अब देखो पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यही एक दिखा सीक्वेंस। और इसमें गणराज्य को शामिल क्या नहीं है, कोई बात नहीं है, हमें जितना सीक्वेंस में सही मैच कर रहा है वो हम लोग को ले लेना है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भाई प्रस्तावना यही उद्देशिका की बात कर रहा है। 11, 13, 22 आपको याद रख, 9, 11, 13, 22, 9 को संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। 11 को क्या हुआ? चुनाव हो गया। राजेंद्र प्रसाद का यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा है, यहाँ राजेंद्र प्रसाद आ गए। 13 दिसंबर 1946 को क्या हो गया? हमारा उद्देश्य का प्रस्ताव जेल उद्देश्य का प्रस्ताव कौन लेके आते हैं? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और इसको कब एक्सेप्ट कर लिया जाता है? 22 जनवरी 1947 को। ये चीज याद रखना, एक क्वेश्चन इससे बनता है। अब यहां समझो कि किस रूप में घोषित करता है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, आपको देखना है। देखो हो सकता है एग्जाम में अब आपने इतने सारे उसके नेचर पढ़ लिए कि सार्वभौम भी है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, गणतंत्र मतलब लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है। तो भाई ये सारी चीजें है क्या? अगर हो सकता है कि ये 5 चीजें उसमें 3 चीजें दे दें, तो देख लेना कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे तो देखा जाए तो ये है, प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक के रूप में भी लिया जाता है। ठीक है, गणतंत्र ये है, लेकिन ज्यादा कहाँ है वो देखना हमें।
सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक क्या है? यही डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी और गणतंत्र। तो हमारा आंसर ये हो गया, जो हमने बताया है उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो हमने बता दिया है। अब ये क्या बोल रहा है कि सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। अब क्रम देना है, तो वही जो हमने बताया था, ये शेष ऐसे करके जो बताया था, बताओ इसमें से कौन मैच करा है? तो सी पहला हो जाएगा, सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर क्या बोल रहा है, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, सी ए डी बी। सी ए डी बी कोई है? हाँ देखो ये हो गया। अब देखो एक चीज मैं समझा देता हूं, कहोगे सर क्वेश्चन करवाए जा रहे हो, थोड़ा टर्म भी बता दो। देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कोई देश जो संप्रभु है, कि दूसरे देश के उपनिवेश नहीं है, कि दूसरे देश के निर्णय से प्रभावित नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से अपने देश के अंदर के हितों के अनुसार और देश के बाहर अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग सॉवरेन कंट्री बोलते हैं या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को समझेंगे आपने। फिर है समाजवादी। समाजवादी दो तरह का होता है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, एक होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाज चाइना जैसे देशों में जाएंगे, कुछ ऐसे देश है जो साम्यवादी समाजवाद को अपनाते हैं। उसका क्या होता है, सारे उत्पादन साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन लोकतांत्रिक साम्य समाजवाद जब जहां होता है, वहां पर क्या होता है, इसमें निजी सेक्टर और सरकार ये दोनों मिल के काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। और इनका मूल काम क्या होता है सरकार का, इसमें गरीब, उपेक्षित और जिनको मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा, उसको पूर्ति करने का दायित्व सरकार पर आ जाता है। वो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। जब ये पढ़ोगे प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक बात होगी, तो जब इसकी बात होगी, इसका दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो देखो राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो क्या हम जनता, भारतीय जनता डायरेक्ट वोट करती है? वो अप्रत्यक्ष रूप से करती है। लेकिन जब हम एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, तो हम डायरेक्ट वोट करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दोनों प्रणाली है, हम प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव करते हैं अपने नेताओं का। जब राष्ट्रपति की बात आती है तो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जब हम अपने एमएलए और एमपी की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। भारत का क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली। अब वहां जाओगे, अब स्विट्जरलैंड जो छोटा छोटा देश है, जो कैनेडियन कंट्री है, वहां जाओगे तो कहीं कहीं प्रत्यक्ष, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है। उसमें कोई भी विधि है, कानून आना है तो डायरेक्ट जनता उसमें वोट करती है। राइट टू रिकॉल, जनता चाहेगी तो किसी को बुला लेगी। किसी विधायक, कोई कानून को पारित करवाना है तो उस पर निर्णय लेने के लिए जनता से पूछा जाता है। लेकिन क्या भारत जैसे देश, इतनी बड़ी जनसंख्या में हो पाएगा? एक कानून लाना वाला, कृषि बिल लाना है, तो अब बताओ ये बिल पारित हो पाएगा? अगर पूरे जनता का अगर लेना पड़ेगा तो नहीं लेना पड़ेगा। तो हम अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हैं। ठीक है, एक चीज को समझ लेना। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये समझिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है। देखो एक पढ़ते होगे आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक को अगर हम सैद्धांतिक बोल दे तो इस तरह से ले लो, ये नास्तिक हो गया। एक होता है धर्मनिरपेक्ष। देखो आस्तिक जो होगा, जो सैद्धांतिक होगा, वो अपने धर्म के हिसाब से चलेगा। जैसे बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान जाओ, ये नाम का लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन यहाँ का कानून किससे चलता है? उन लोगों का शरिया कानून चलता है, वहाँ के इस्लामिक कानून जो है उसके आधार पर चलता है। नास्तिक जो होगा वहाँ पूरी तरह से धर्म का विरोध होगा, सरकार उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी, कहीं पर भी किसी भी स्तर पे वो धर्म को मान्यता नहीं देगी। धर्मनिरपेक्ष जो है भारत जैसे देशों में क्या है, भारत अमेरिका में क्या है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन हम भारत विविधता वाला देश है, अब किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। और ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष की बात, जो पंथ निरपेक्ष वाली बात है, ये तो 1976 में हम जोड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी अब भी शामिल है संविधान में। के अलावा जब फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे तो 25 से 28 में देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो बोलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको, आप चाहे आजाद है किसी भी धर्म को मानने के लिए, बशर्ते आपको कोई दबाव डाल के
कोई माइंड वॉश करके आपका धर्म परिवर्तन ना करा रहा हो। आज अगर आप हिंदू हैं तो कई लोग मुस्लिम बन जाते हैं, इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, कई इस्लाम वाले हिंदू धर्म अपनाते हैं, लेकिन ये दबाव में नहीं होना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं अपने धर्म, किसी भी धर्म को मानने के लिए, ठीक है। लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कर्तव्य होगा कि सभी धर्मों को एक नजर से देखे, वो है धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? हमने शुरू में बताया था 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था? देखिए, इसमें दो चीज ऐसे तो जोड़ा गया, इसमें अखंडता भी दिया नहीं है, तो आंसर ये है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही बनते हैं, लेकिन इसमें एक केसेज याद रख लो कि किस केस में बोला गया था कि संविधान का भाग है, किस केस में बोला गया था संविधान का भाग नहीं है, पहला चीज। दूसरा ये बोला जाता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, ये देख लो आप। फिर ये हो जाएगा कि पहली बार उद्देश्य का प्रस्ताव कौन लेके आया था, 15 दिसंबर को आया था, 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, ठीक है। इसमें कौन से में 42nd अमेंडमेंट हो गया 1976। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? अब धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? देखो, एक तरह से देखा जाए तो जब फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो वहां पर साफ साफ बोलता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, सरकार आप उसके प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो भी एक धर्मनिरपेक्षता का एक भाग है। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से देखा जाए तो हमारा क्या है, संविधान की प्रस्तावना में क्या है, इस चीज को साफ साफ लिख दिया गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, साफ साफ लिखा गया है, तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म को मानते हैं उस तरह के संस्थान को आप मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजों की व्यवस्था की। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष की बात है वो पूरी तरह प्रस्तावना में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं? तो हमने क्या बोला, 1975, 76 में तो शामिल हुआ था, तो जो तीन चीज जो 76 में आपने ऐड किया है उसको हटा दो, उसके बाद देख लो कौन सा चीज है जो सम्मिलित नहीं था। अब देखो, अखंडता तो कौन सम्मिलित था? 1976 में आया ही, ये था, ये था, ये था। 1976 में अखंडता नहीं था, 25 में। पूरा 42nd अमेंडमेंट में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखो, ग्राम स्वराज नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से ही था, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, 1 और 3। हमारा आंसर 1 और 3 हो। देखिए, ई टर्म को हम लोग बता रहे हैं, ई टर्म को समझ लेने से फायदा होगा कि जब आप मेंस भी लिखेंगे वहां पर आपको काम आएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, वही उद्देशिका प्रस्ताव की बात कर रहा है, तो गतवा उद्देशिका बना कि प्रकृति न्याय योग नहीं है। कहने का मतलब क्या है, में जो बातें लिखी गई है क्या उसके उल्लंघन पर कोर्ट में जा सकते हैं? क्या संशोधन नहीं किया जा सकता? संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अब देखो, तो समझने के लिए बात है, पहले ये देखो, इसकी प्रकृति न्याय योग है तो न्याय योग नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नेहरू द्वारा प्रस्तुत यही ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव बनाता है, बिल्कुल सही है। तो पहले देख लो, यह संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत हुआ कि नहीं? क्योंकि केशवानंद भारती में ही क्या हो गया, केशवानंद भारती में क्या बोल दिया, भैया भाग है, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, अगर संविधान का भाग है तो आर्टिकल 368 क्यों है? संविधान करेगा, संशोधन कर देगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। 1 2 3 जिसमें नहीं है, ये कट गया, ये कट गया,
1 to 4 होगा इसका आंसर, सिंपल सी बात है। तो अब हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? देख लो, सारे क्वेश्चन बड़ा इजी हम लोग कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना की विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप, क्या लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, शेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। अभी क्या बोले, ये न्याय योग्य नहीं है। क्या बोला हमने? ये न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, तो लागू नहीं किया जा सकता। और विधिक स्वरूप की बात करें तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया, कौन सा किया गया था? 42 किया गया था, 76 समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। बार बार देखो एक ही क्वेश्चन है, बहुत है नहीं जाता। इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जब हम कई सारी चीजें जोड़ा गया, जब आप इमरजेंसी पढ़ोगे तो इसका तो भूमिका बढ़ ही जाता है। जब तीन तरह की इमरजेंसी है उसमें इसकी बड़ी भूमिका। 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं, कौन नहीं थे? हमने कौन से चीज ऐड किए थे? हमने ये ऐड किए थे, ये ऐड किए थे, ये ऐड किए थे। तो 49 में नहीं था, तो 1 2 3 नहीं था, 1 2 3 नहीं था, तो था ही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही मेहनत से सारे चीज़ों को लेके आ रहा हूँ, आपको मेहनत को कम कर दूंगा। मैं बना दे रहा हूँ डिटेल में, इसीलिए बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने रहेगा, तो आप इजीली जब एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो यही चीज़ याद आएगा और इसको आराम से अपन आंसर कर पाओगे। देख लो, 10 91 10 13 हर बार क्वेश्चन ही आया हुआ, हर बार पूछा हुआ किसी ने। और एक तो 42nd अमेंडमेंट पे एक पूरा क्लास होगा, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? लेकिन हम बार बार ये ईयर लिख रहा हूं तो इसलिए याद रखिएगा, 1976। ये भी ये जो था 1978, यहाँ पर सरकार चेंज हो गई थी, इसलिए 44वां संशोधन हुआ। और जो बहुत सारा 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से कई चीज़ों को शामिल कर दिया गया था। जैसे ये कर दिया गया था कि अगर मंत्रिमंडल कोई विधेयक संसद से पारित करके आपके पास भेजता है राष्ट्रपति के पास, उस पर निर्णय देने के लिए बाध्य होगा, उसमें साइन करने के लिए कर दिया गया कि नहीं भाई, पुनर्विचार के लिए भी एक टाइम दिया जाएगा। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य, आमुख मतलब वही बात कर रहा है, सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक आर्थिक न्याय, 4 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अब बताओ, ये 4 चीज आपने देख लिया, और मैं बोल रहा हूं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया कि नहीं? क्या है? विचार, ये विधान नहीं विचार है। 4 अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, वासना, इस स्वतंत्रता की बात किया है, ये है। अवसर की समानता की बात किया है, अवसर की बात किया कि नहीं? प्रतिष्ठा, अवसर की समानता क्या है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो व्यक्ति की गरिमा है उसकी बात किया है। सभी चारों इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजीली हो रहा है, एक ही खाली प्रियम्बल पढ़ लोगे ना, और जो मैंने शुरू में जो करवाया अगर वो कर लिए पहला 2 पेज, तो आप एक एक क्वेश्चन कर लोगे। दिए गए कथन को, जिनमें एक कथन, एक को कथन एक, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन और कारण आपको, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या ये सही है? ऐसा है? इसमें 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्थापित किया गया। देखिए, ये जो हमारा पहले था 1976 के पहले ये था, हमने इसमें क्या शामिल कर दिया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शामिल किया। तो हमने क्या किया? प्रस्थापित कर दिया। तो यहां पर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। हमने क्या बोला कि प्रस्थापित कर ही दिया। अरे सही व्याख्या करता है, आंसर होगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती। अब बोल रहा है क्या ना, लौकिक सार्वभौमिकता क्या होता है? लोक, लोक मतलब लोग, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। अब यहाँ पर प्रूफ दे दूं मैं, प्रूफ दूंगा तो कहोगे कि क्या सर इतना इजी था, घुमा क्यों रहा था ये क्या बोल रहा है? हम भारत के लोग, ये तो बोल रहा बी द पीपल ऑफ इंडिया, यही 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 इसी की बात कर रहा है। खाली मूर्ख बनाता है इधर उधर घुमा के। ये होगा इसका। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? बी द पीपल ऑफ इंडिया किसमें किया गया? शुरू में ही किया गया, प्रस्तावना में। आंसर हमारा ये हो गया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सारा क्या है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। वर्षव क्या है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? हमने इसका मतलब बताया था, अगर याद होगा तो आप जोड़ लोगे। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं हो। देखिए, हमने क्या बोला? ये जो चीजें हैं, अगर ये देखोगे तो आर्टिकल 28 में देखिए, अनेक धर्म है और सब अलग अलग अपने धर्मों को क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं और उसका प्रबंधन कर रहे हैं, कैसे उसको और आगे बढ़ाना है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन हम सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? नहीं है। क्या नहीं है? संप्रभुता। कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित? अब देखिए, संप्रभुता भी है, लोकतांत्रिक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, संघीय नहीं है। ये नहीं है। ये जब वो पढ़ेंगे सूची 1 में, भारत संघ, भारतीय राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? फिर पूछ रहा है कि कौन नहीं है। देखिए, यह भी है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष प्रभुता संपन्न भी है, बस लोकतंत्र, लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण की बात क्या है? अब ऐसा है कि अब ऐसा मत जो लोग सामाजिक आर्थिक की तो बात कर ही रहा है ना सर, सामाजिक आर्थिक की बात कर रहा तो वो भी तो लोक कल्याण की बात कर रहा है। तो नहीं, वो डायरेक्टली शब्द नहीं है यूज, लोक कल्याण अलग चीज हो गया। और ये अगर जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट शब्द की पूछ रहा है, कौन सा उद्देशिका में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित ऐसे किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? अब देखिए, 5 तरह का हमने बात किया था। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 तरह का हमने बात किया था। 5 तरह का बात किया था। क्या क्या था? 4 व्यक्ति, वास, धर्म, उपासना। 5 तरह का बात किया था हमने। अगर है इसमें से देख लो, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या होता है? विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ही होता है। जो न्यूज है, न्यूज पेपर होता है, जो न्यूज एंकर जो बोलते हैं, वो सब क्या है? वो है विश्वास की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते। तो हमारा आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देख रहे हो, नहीं है। नहीं।
प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। हम धार्मिक न्याय की नहीं बात करते, हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं करते। बाकी तीनों की बात करते हैं, जो तीन तरह का न्याय है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल गलत है, 76 में जोड़ा गया था। उक्त शब्द देखो कोई नहीं है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? देखिए, बात जब संविधान की आत्मा की आएगी, यहाँ पर दो तीन चीजें आपको समझ लेना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? समझना यह पड़ेगा, देखिए इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहा है, अलग अलग लोग अलग अलग क्या बातें कहा है। देखिए, के मुंशी उद्देशिका को क्या बोलते हैं? यह राजनीतिक जन्म पत्री है, के मुंशी बोलते हैं। ठीक है, के मुंशी क्या बोलते हैं? ये राजनीतिक जन्म पत्री है। तो दूसरी ओर सुभाष कश्यप, जो बहुत बड़ा किताब आता है राज्य व्यवस्था का, जो क्या है, संवैधानिक विशेषज्ञ है, वो बोलते हैं कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसका क्या है? आत्मा। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, सुभाष कश्यप कहते हैं। और हमने आपको बताया था कृष्ण स्वामी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या बोलते हैं? उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, संविधान की आत्मा किसको कहा गया? संविधान की आत्मा की बात करेंगे ना, तो जब गोपालन मामला हुआ था, गोपालनवाद 1967 में इसको आत्मा बोला गया था, इसका को संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा गया था, संविधान की आत्मा कहा गया था। इस चीज को ध्यान रखिए, संविधान की आत्मा जब कहा गया तो हमारा एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दूसरी चीज की जो ये है में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। तो इन्हें पालिका वाला कहते हैं कि ये हमारे प्रस्तावना को क्या बोला? संविधान का परिचय पत्र कह दिया। लेकिन एक चीज जो समझने वाली बात है, जो बिल्कुल समझने वाली बात है, इसमें जो शब्द है कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा इसको, डॉक्टर अंबेडकर ने, ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर लाइन दे दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा किसको बोला? संविधान का आत्मा। संवैधानिक उपचार, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचार बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है क्या? तो इन्होंने क्या बोला है? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा बोला है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, अगर लाइन नहीं दिया तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अब बताइए इसमें कौन होगा आंसर? अभी हमने जन्म कुंडली की बात कही थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली के संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था, पवित्र दस्तावेज। और यही इसको पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन आत्मा जो अम्बेडकर साहब थे, आत्मा किसको कहा? संविधान की आत्मा आर्टिकल 32। आप पढ़िए आर्टिकल 32 क्या है, अगर देखिएगा। इस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। अभी हमने बात किया था कि 1960 में बेरूवाड़ी हुआ था, बोला भाग नहीं।
बोला मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या है? कुंजी। हाँ, वे बोले कि जो हमारे जो संविधान निर्माता है उनके मस्तिष्क की कुंजी है हमारा क्या है? प्रस्तावना। ठीक है। और केशवानंद 1973 में आया, उसने बोला कि भाग है, भाग है, इसमें भाग नहीं है। गोलकनाथ में क्या बोला था? गोलकनाथ में बोला था क्या कि गोलकनाथ में बोला हाँ, इस संविधान का क्या है? एक सबसे पवित्र हिस्सा है, संविधान की मूल आत्मा है। संविधान के क्या बोला? मैं बोला था गोलकनाथ में कि संविधान की मूल आत्मा है। तो हमने पीछे बताया था, अभी बताया था संविधान की मूल आत्मा गोलकनाथ के बारे में। तो 1976 77 में ये आया था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? सबसे पहले देखिए, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, अलग से मुंबई में दिया था। हमने पीछे बताया था कि 1994 में बोल दिया कि हाँ उसका भाग है। LIC ऑफ इंडिया में भी बोला था, तो 1995 में आया था, बोला भाग है। ठीक है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? निम्नलिखित में विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया? अब बताइए, केशवानंद में किया था कि नहीं? 23। अब देखो ये ऐसे दे दिया है तो एक ईयर भी पूछ दे, तो एक एक गोपालन 1967, पेरुवारी 1960, ऐसे याद कर लो सारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, की व्याख्या कहाँ की गई? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अब देखिए, हमने अभी बताया था, आपने ये बनाया था इसे, हमने बोला था ये उद्देशिका है। मैं बार बार आपको इसलिए करवा रहा हूँ, और यहाँ पर ये किया था, ये किया था, ये किया था। बोला कि भैया इसको FR मान लो, तो DPSP मान लो, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी मान लो। अभी जो तीनों चीजों है, मूल अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशकता तो है, मौलिक कर्तव्य है, ये सब है। इसका मतलब ये है प्रकृति में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। देखिए, हमने क्या बोला, उद्देशिका क्या है? इन्हें पालिका वाला, पालकी वाला क्या कर रहे हैं? क्या ये संविधान का परिचय पत्र है? मतलब जो भी संविधान में दी गई है बातें का एक आईना कहाँ है? वो आईना है प्रस्तावना। समझ गए? हमारा प्रस्तावना है, क्योंकि 3 चीज तो हमने दिखा दिया, अधिकार ये हमारा प्रस्तावना में दिख गया, बहुत सारी चीजें हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? अभी हमने 3 बात किया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय। ये कहां से लिया गया था? ये रूस की क्रांति से लिया गया था, रूस की क्रांति से। और जो स्वतंत्रता था 5 प्रकार का, जो स्वतंत्रता था, पूछता है क्वेश्चन, स्वतंत्रता है ये फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? भाई न्याय बात कर रहा, हम 3 तरह के न्याय के बार बार अभी अभी बात किया है। तो देखो तीनों न्याय क्या है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कट गया, सामाजिक सांस्कृतिक यहाँ कट गया, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक यहाँ कट गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक।
भारत के संविधान में उद्देश्यों में से एक, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबद्ध किया गया है? आर्थिक न्याय का। अब तीन तरह का न्याय की जो बात किया गया है, किसमें किया गया है? देखो, मूल अधिकार में आर्थिक न्याय की नहीं बात किया गया है, यहाँ राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। उद्देशिका में किया गया है, क्योंकि तीन तरह का न्याय हमने बात किया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। उद्देशिका में जो किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया, आर्टिकल 38 देख लो, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। 39 देख लो, ये आर्थिक न्याय की बात करता है। तो वहां पर भी है मूल अधिकार, मूल अधिकार में है ही नहीं, तो ये कट ही गया उपयुक्त में से। हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता है। देखो, संविधान का भाग तो है, ये गलत हो गया, क्योंकि अब 76 के बाद तो हो ही गया है, 73 के बाद संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। विधिक प्रभाव कहाँ रखता है? नहीं रखता है, ये गलत हो गया। संविधान का भाग है, किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अन्य भागों से, देखिए, ये इस चीज को समझ लो, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता और ये अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब यहां पर समझना यही आंसर, आईएएस का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा ट्रिकी है, और ट्रिकी है तो इसको समझिए पहले। इसको तोड़ के नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा, तोड़ के समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना पड़ेगा कि देखिए कि संविधान का वह भाग, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जब संविधान की कोई व्याख्या की जा रही है, और जब व्याख्या की जा रही है विधिक रूप से, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चला गया और किसी चीज की व्याख्या करना है और समझ में नहीं आ रहा है, तो लास्टली किसका सहारा लेगा? प्रस्तावना का सहारा लेगा, उद्देशिका का सहारा लेगा। क्या इससे कोई मैच खा रहा है? ये विधिक प्रभाव नहीं रखती है, रखती है ना वैसे, फिर तो ऐसे तो फिर रखेगी। संविधान का भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, लेकिन विधिक प्रभाव कब रखेगी? जब स्वतंत्र रूप से है तो विधिक प्रभाव नहीं रखेगी। लेकिन क्या बोल रहा है? अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अन्य भागों से अगर किसी से जोड़ के देखेंगे तब तो उसको विधिक प्रभाव दिखेगा। अगर हम किसी चीज के डीपीएसपी की व्याख्या कर रहे हैं कोई टर्म की, तो हम देखेंगे हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने तुरंत क्या किया? हमने उठाया प्रियम्बल, हमने देखा यहाँ तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, तो हम वहां से हम अपना क्या किए? सीख ले लिए। तो हमारा आंसर, बेस्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारतीय संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता शासन करने के उद्देश्यों को लिखित करता है। संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, भी सही है। शासन के उद्देश्यों को, हाँ, शासन के उद्देश्यों को लिखित करता है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इसमें कहता है कि अगर एक वो विचार किया जाए, यहाँ पर ये संविधान के शासन को उल्लेखित करता है कि नहीं, कैसा उद्देश्य है इसका। हमने उद्देश्य बताया था कि नहीं कि भाई का, हमने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात किया गया था। हमने क्या बोला था? वो थे, क्या था? नेचर था। एक हमने क्या बोला था? ऑब्जेक्टिव, बोले थे। और उद्देश्य जब बात कर रहा है तो इसका उद्देश्य तो था ही ना, शासन करने में कैसा होगा? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, स्वतंत्रता देगा, गरिमा में जीवन देगा। क्या है? तो ये तो नहीं रहा है, ये भी सही हो गया हमारा। 1 3 4 तो है ही, 1 3 4 है नहीं। महत्वपूर्ण और इसकी उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता तो है ही। एक तरह देखा जाए तो चारों सही है, तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो इसको आप मान के चलेगा चारों, हाँ, ऑप्शन है नहीं। अगर हम 2 को कैंसिल भी करें तो भी 1 3 4 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये चारों आंसर है। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है, प्रयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए एक क्वेश्चन है जो थोड़ा आपको लग रहा होगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं, मतलब इंक्लूडेड है कि नहीं है। देश देश में सामाजिक समानता पहले देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, तो बिल्कुल गलत है, तो ब्लेंडर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये काट दो। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। भाई काहे नहीं ये समानता? आप देखोगे जब फंडामेंटल राइट स्थापित करोगे तो देखोगे आर्टिकल 14 क्या करता है, कानून के समक्ष सब समता है, समता समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 जाओगे बोलता है लिंग जाति जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि नियोजन में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होगी। फिर कहता है 23-24 में क्या है कि भाई सामाजिक समानता स्थापित करने, कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते किसी को, औरतों का अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते। ये सब क्या है, हम एक तरह से ये चीज को तो प्रत्याभूत है ही संविधान में, लेकिन इसका क्या है हमारा प्रस्तावना में भी है, तो हमारा आंसर हो गया ये आंसर हो। तो ये सारा घटना चक्र का क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छा लगा, लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपके काम आया है, तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।